दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको 11वीं क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मंत्री परिषद करवाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम करते हैं 11वीं क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केंद्रीय मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। इससे पहले मैंने आपको प्रधानमंत्री का चैप्टर करवाया था, ये उससे काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इसकी जो नियुक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। इसको जो शपथ है मंत्री परिषद को, वो भी राष्ट्रपति दिलवाता है। इनको दो तरह की शपथ दिलवाई जाती है, पद और गोपनीयता की शपथ। इनका जो त्याग पत्र है वो भी राष्ट्रपति ही लेता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर लेता है। जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये बताए कि ये व्यक्ति जो है इस पद के योग्य नहीं है या ये उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति उनसे त्याग पत्र मांग सकता है। मंत्री परिषद की जो योग्यता है वो किसी लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन अगर वो चुनाव हार जाता है और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री पद देना अनिवार्य है, तो उसे 6 महीने के अंदर वो सदस्यता लेनी पड़ती है। यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यह सामूहिक रूप से कैसे है? क्योंकि इसमें अगर कोई व्यक्ति, कोई मंत्री राज्यसभा का है तो उसे भी जवाब देने के लिए लोकसभा में आना पड़ता है। किसी भी मंत्री से किसी भी विभाग के बारे में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उन्हें उन प्रश्नों का जवाब लोकसभा में देना पड़ता है। यह व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। अगर राष्ट्रपति किसी भी विभाग के व्यक्ति से कोई गोपनीय प्रश्न पूछता है तो उसे जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के पास आकर उनका जो है जवाब देना पड़ता है। अब देखिए आगे, 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद मंत्रिमंडल शब्द आया। मतलब क्या था कि जब तक 44वां संशोधन नहीं हुआ था तब तक मंत्रिमंडल शब्द नहीं था। उससे पहले खाली जो है मंत्री परिषद थी, उसके बाद मंत्रिमंडल शब्द आया। इसका जो प्रारंभिक चरण है वो कहाँ से हुआ? लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में पोर्टफोलियो की भारत में शुरुआत की। ठीक है, अब पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो विभाग को कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई? 1861 से जो है मंत्री परिषद की शुरुआत हुई। उसके बाद देखिए, मंत्री परिषद में 60 से 75 सदस्य हो सकते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में 20 से 30 सदस्य हो सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि लोकसभा के अंदर क्या होता है कि 15% व्यक्ति ही मंत्री बन सकते हैं और वो संख्या होती है 81। तो 81 में से जो है प्रधानमंत्री कितने सदस्यों को मंत्री बनाता है वो हो सकते हैं। और मंत्रिमंडल में कैबिनेट और राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार हो वही सदस्य शामिल होते हैं। इसमें क्या है कि अनुच्छेद 74 के अंदर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मंत्री परिषद का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है तो यह अनुच्छेद 74 के अंदर है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। किसका मुखिया? इस मंत्री परिषद का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होगा। अब अनुच्छेद 75 में दिया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कहने का क्या मतलब है कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है, प्रधानमंत्री की भी और मंत्री परिषद की, लेकिन सलाह किससे लेता है? प्रधानमंत्री से लेता है। ठीक है, अनुच्छेद 91 के अंदर संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ठीक है, 91 जो अनुच्छेद है उसमें एक संशोधन के बारे में बताया गया है जो 2003 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। पहले क्या होता था, इससे पहले 2003 से पहले कि जो है कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता में नहीं आता था तो वो लोगों को एक लोभ देता था, लालच देता था कि हम आपको मंत्री बना देंगे, तो इससे सरकार पे बोझ पड़ता था। ठीक है, तो एक संख्या निर्धारित कर दी गई कि लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनके 15% से अधिक जो है मंत्री नहीं बनेंगे। और ये 15% जो है इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री भी इसके अंदर ही होता है। ठीक है, अब देखिए लोकसभा सदस्य कितने हैं? 545। इसका जो 15% है वो कितना आएगा? 81.75। अधिकतम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित 81 सदस्य हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मंत्री परिषद के बारे में। मैंने आपको समझाया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। तो यहाँ पे बात करेंगे कार्यपालिका की। कार्यपालिका में राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति जी होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद
होता है। अब मंत्रिपरिषद कौन होता है कि जो लोकसभा में सांसद चुने जाते हैं, उन सांसदों में जिन सदस्यों को मंत्रालय का कार्यभार सौंपा जाता है। किसका कार्यभार? मंत्रालयों का। जैसे शिक्षा विभाग है, या फिर आपका गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, ऐसे जो भी विभागों का कार्यभार जिन व्यक्तियों को सौंपा जाता है, उनके समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद क्या है? वो लोकसभा का 15% है, जिसमें 81 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है कि मंत्रिपरिषद में 81 सदस्य हो सकते हैं। इनसे कम में अगर प्रधानमंत्री जी काम चलाना चाहते हैं तो वो चला सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद को कितने हिस्सों में हम बांट सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट क्या होता है कि जो मुख्य मंत्रालय एक एक व्यक्ति को दिए जाते हैं। जैसे गृह मंत्रालय जो है अमित शाह जी को दिया गया है, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह को दिया गया है, शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो इन सभी को जैसे एक एक जो है मंत्रालय दिया गया है। इन मंत्रालयों के जो प्रधान हैं, जो मुखिया हैं, जो अपने फैसले ले सकते हैं, वो कैबिनेट के अंदर शामिल हो सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी हैं जो, वो कैबिनेट के अंदर मुख्य होते हैं। वैसे प्रधानमंत्री को जो है पूरी मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कहा गया है, माना गया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं राज्य मंत्री। ये क्या होते हैं? ये सहायक होते हैं। किसके सहायक होते हैं? ये होते हैं कैबिनेट के सहायक। अब राज्य मंत्री क्या है? नाम से लग रहा है कि राज्य मंत्री यानी हर राज्य का एक मंत्री, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य मंत्री यहाँ पे क्या है? जैसे गृह मंत्रालय में अमित शाह जी हैं, इसका एक जो है सहायक होगा, एक राज्य मंत्री होगा। ठीक है, क्या होगा? राज्य मंत्री होगा। कहने का मतलब क्या है कि कैबिनेट के अंदर जितने लोगों को ये मंत्रालय सौंपे गए, उतने ही राज्य मंत्री होंगे। हर मंत्रालय के पास एक राज्य मंत्री सहायक के रूप में होता है। तीसरा आता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? स्वतंत्र प्रभार मतलब जिसके ऊपर कोई भार ना हो। किसका भार ना हो? कैबिनेट का भार ना हो। कैबिनेट का भार कैसे नहीं होगा कि मान लो किसी भी मंत्री को कुछ हो जाता है, या वो कहीं पे यात्रा पे चला जाता है, या वो बीमार हो जाता है, तो उसका पद खाली थोड़े रहेगा। उसकी जगह पे कौन काम करेगा? राज्य मंत्री काम करेगा। तो उस टाइम पे उसको क्या कर दिया जाता है? स्वतंत्र प्रभार, यानी वो स्वतंत्र है कैबिनेट के जो है कार्य करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है उपमंत्री की। फिलहाल जो है जैसे वर्तमान में देखा जाए तो इनका वैसे कोई काम नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कैबिनेट मंत्री जो है, राज्य मंत्री है, वो साथ चले जाएं, या उनका स्थान किसी कार्यवश जो है खाली रह जाता है, तो उनकी जगह पे सहायक का काम कौन करता है? उपमंत्री करते हैं। तो ये इस कार्य के लिए होते हैं। आप सभी को पता होगा कि जैसे गृह मंत्रालय है अमित शाह जी के पास है, सबको पता अमित शाह जी हैं, इन सब के नाम भी सबको पता होगा। भाई रक्षा मंत्रालय किसके पास है, शिक्षा मंत्रालय किसके पास है, लेकिन कभी भी राज्य मंत्री का नाम आपने नहीं सुना होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि सबसे मुख्य अगर मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो सबसे मेन क्या होता है? कैबिनेट होता है। राज्य मंत्री, उप मंत्री इसके सहायक होते हैं, और इनके स्थान पर जो अगर इनका पद रिक्त है, कहीं पे गए हुए हैं, बीमार हैं, कुछ भी होता है, अगर इनका पद रिक्त है तो इनकी जगह कार्य कौन कर सकता है? राज्य मंत्री कर सकते हैं, जब तक कि ये वापस नहीं आते। तो आगे हम समझते हैं कि मंत्रिमंडल क्या होता है। देखिए, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में वरिष्ठ मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। किसके समूह को? वरिष्ठ मंत्री। अब वरिष्ठ मंत्री कौन से हैं? अभी मैंने आपको जो बताया था, वरिष्ठ मंत्री होते हैं जो मुख्य मंत्रालयों के अध्यक्ष होते हैं, जिनको फैसला लेने का अधिकार होता है। देखिए, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल है? प्रधानमंत्री शामिल है, साथ में कौन है? कैबिनेट मंत्री शामिल हैं, जो मुख्य फैसले अपने विभाग के ले सकते हैं। और अगर बाई चांस ये नहीं होते तो इनकी जगह पे जो है राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाला व्यक्ति, जिसको खाली मतलब जो है कार्यभार दिया गया है कैबिनेट मंत्री की जगह, खाली वो व्यक्ति ही इस मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। मैं एक बार आपको बता दूं, जैसे तारों के बीच में जैसे चांद होता है, वैसे ही मंत्रिपरिषद में कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। अब प्रधानमंत्री के बाद कौन आता है? कैबिनेट आता है। कैबिनेट के बाद राज्य मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री के बाद राज्य स्वतंत्र प्रभारी आते हैं, और फिर आता है उपमंत्री जी। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो चीज़ है प्रधानमंत्री और कैबिनेट जो है, ये है मंत्रिमंडल। सिर्फ ये दो चीज़ें,
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन आ सकता है? अगर इनका पद रिक्त है तो यहाँ पे सिर्फ राज्य स्वतंत्र प्रभार जिस भी व्यक्ति को जो है ये प्रभार दिया जाता है वो व्यक्ति आ सकता है इसके अंदर। इससे ज़्यादा इसमें कोई भी मंत्रिमंडल में नहीं आ सकता। और अगर हम सब की बात करें, कैबिनेट के बाद राज्य मंत्री के बाद राज्य स्वतंत्र प्रभारी, उसके बाद उप मंत्री, ये सारा क्या हो जाता है? ये सारा हो जाता है मंत्री परिषद। ये इनमें दोनों में अंतर है। कैबिनेट तक होता है मंत्रिमंडल और सारा होता है मंत्री परिषद। अब आगे देखिए, योजना आयोग को के संथानम ने सुपर कैबिनेट कहा था। सुपर कैबिनेट क्यों कहा था? क्योंकि देश के बारे में जितने भी फैसले लेने होते हैं, कहाँ पे क्या होना है, जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती है उसमें कृषि को, उद्योगों को किसको महत्वपूर्ण स्थान देना है, ये सारे फैसले कहाँ से शुरू होते हैं? योजना आयोग से शुरू होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी द्वारा बनाई गई योजना को मंत्री परिषद फैसला लेती है। मतलब क्या है कि ये बना देती है योजना, फिर वो कहाँ जाता है? मंत्री परिषद में जाता है। वहाँ पे उस पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाता है और उसको फैसला लेके कहाँ भेजा जाता है? मंत्रिमंडल के पास भेजा जाता है। और अंतिम फैसला कौन लेता है? मंत्रिमंडल लेता है। 2014 के बाद योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया। अब योजना आयोग को क्या कहा जाता है? नीति आयोग कहा जाता है। और ये कार्य किया था, किसने किया था? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने किया था। अब मैं आगे करवाती हूँ अतिरिक्त प्रभार। जब किसी मंत्री को 2 या 2 से अधिक विभाग दे दिए जाएं तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो है अरुण जेटली जी थे, उनके पास रक्षा विभाग और वित्त विभाग 2 विभाग दिए गए थे। ठीक है, अब बात आती है पीएमओ। पीएमओ क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। जब कोई विभाग खाली हो जाता है तो उसे कुछ समय के लिए राज्य स्वतंत्र प्रभारी को दिया जाता है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलता। अगर कोई मंत्री उसको नहीं लेता तो उसे बाद में पीएमओ ऑफिस में भेज दिया जाता है। पीएमओ क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी होती हैं जो उन विभागों का कार्य करते हैं। बाद में प्रधानमंत्री जी उस विभाग को किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में सौंपता है। अब कुछ प्रश्न है मंत्री परिषद से संबंधित। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित 36 सदस्य थे। सबसे पहले जब मंत्री परिषद बनी थी स्वतंत्र भारत में तो उसमें 36 सदस्य थे, उनमें प्रधानमंत्री भी शामिल थे। भारत में मंत्री परिषद विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। आप सबको पता है कि जो विरोध में होता है, ठीक है, वो क्या करती है? विश्वास प्रस्ताव पारित करती है और मंत्री परिषद विश्वास प्रस्ताव पारित करती है। भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक प्रधानमंत्री करता है। ये आप सभी को पता है कि अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं। तो बैठक भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी करते हैं। अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद की नियुक्ति के विषय में बताया गया है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये हुआ आपका मंत्री परिषद। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। बाय बाय, टेक केयर।